नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव वर्गीकरण के भाग 2 की। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने जो पिछले वीडियो था उसमें मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ लिए थे, जो व्हिटकर महोदय द्वारा 1969 में प्रकाशित 5 जीव वर्गीकरण का भाग था। आज हम पढ़ेंगे उसके बाकी बचे हुए अन्य भाग। तो हमारा तीसरा टाइप रहेगा कवक जगत या फंजाई। चलिए जानते हैं इसके बारे में। गर्म तथा आर्द्र में ब्रेड के स्लाइसों, चपातियों, चमड़े की पेटियों आदि पर एक पाउडर जैसी परत बन जाया करती है। लान तथा फूलों की क्वारियां में कुकुरमुत्ते उगाते हैं। ये सब कवक या फंजाई होते हैं। ये दोस्तों पहले यह पादप जगत में आता था कवक, लेकिन इसके कुछ लक्षणों के कारण इसे पादप जगत से अलग कर दिया गया और इसका एक अलग ही जगत बना दिया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसके क्या क्या लक्षण हैं कवक जगत के। कवक बहुकोशिकी यूकेरियाट होते हैं। याद रखेंगे, कवक बहुकोशिकी यूकेरियाट होते हैं। कवक बारीक सूत्रों के रूप में पाए जाते हैं। इन सूत्रों को हाइपी कहते हैं, मगर यीस्ट एक कोशी होता है। यीस्ट तो आप जानते हैं ना, अधिकतर ब्रेड उत्पादन में जो ब्रेड को स्पंजी करने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसे यीस्ट कहा जाता है। और इस यीस्ट के संक्रमण से एक्जिमा नामक रोग होता है। जैसे बच्चों के चेहरे में छोटे छोटे दाना, बड़ों के चेहरे में जो दाना दाना हो जाता है वो यीस्ट के संक्रमण के कारण होता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए जानते हैं कवक के अन्य लक्षण। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। एक हाइपापेटा अर्थात सेप्टा नामक विभाजकों द्वारा कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पटों में छिद्र होते हैं जिसमें से होकर साइटोप्लाज्म स्वतंत्र रूप में प्रवाहित हो सकता है। हाइपा के नेटवर्क बनाने वाले समूह को माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, ये माइसीलियम जो जमीन में ये रहा उसका चित्र, जो सफ़ेद सफ़ेद फैला रहता है उसे माइसीलियम कहते हैं। ये रहा माइसीलियम, जो ज़मीन में फैले रहते हैं सफ़ेद सफ़ेद, आप देख के जान जाएंगे, उसे माइसीलियम कहा जाता है। उनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। वे अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ये आप याद रखेंगे। कवकों में जनन अलैंगिक विषाणुओं द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। सॉरी, पहले विषाणुओं द्वारा बोला। कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा और लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे कवकों के जनन के बारे में। अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा और लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक जगत के विभिन्न वर्ग। कवक जाल के आकारिकी, बीजाणु बनने तथा बीजाणुधानी बनने की विधि को आधार मानकर जगत कवक को निम्न वर्गों में विभक्त करते हैं। चले जानते हैं इसका कौन कौन सा वर्ग है। तो एक वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फाइकोमिसिटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय बहुकेंद्रीय होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणुधानों में अंतरजाति जाति उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनते हैं। इन युग्मनों को आकारिकी एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस तथा एल्ब्यूगो। सरसों पर परजीवी कवक। ठीक है, सरसों पे कौन सा परजीवी कवक पाया जाता है? तो वह है एल्ब्यूगो। याद रखेंगे। चलिए इसके एक और टाइप जान लेते हैं, एस्कोमाइसिटीज। कवक के एक प्रकार है। इसे सामान्यतः थैला फंजाई भी कहते हैं।
ठीक है। थैला फंजाई किसे कहा जाता है? एस्कोमाइसीटीज को। ध्यान देंगे, परीक्षा में कुछ भी पूछा जाता है और पीएससी तो माइंड से खेलता है, जो दिए हैं उनको मालूम है। एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकी जैसे यीस्ट, सैक्रोमाइसीज अथवा बहुकोशी जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी अपघटन परजीवी अथवा मलरागी पशु विष्ठा पर उगने वाली होते हैं। कवक जाल साकित तथा पट्टी होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं पर बाह्य रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलिसस एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये तो रही एस्कोमाइसीटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। ये रहा चित्र जो वृक्षों में उगाते हैं, इसे बोलते हैं, वृक्षों में ये जो दिख रहा है चित्र, इसे बोलते हैं बेसियोमाइसीटीज कवक। ठीक है। बेसियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम ब्रंकेटाइंजर अथवा फुटबॉल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठुंडों पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया। कवक जाल शाखित तथा पट्टी होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन ये कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य हैं। इनमें लैंगिक जनन अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न चरणों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इनमें बननी वाली संरचना द्विकेंद्रीय होती है, जिससे अंतः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगैम तथा मियासिस होते हैं, जिसके कारण 4 बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जाति उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम बीजाणु धानु में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियम कार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एगेरिकस, ये रहा एगेरिकस, या अपने भाषा में इधर फुटू बोला जाता है। ठीक है। एगेरिकस मशरूम, आस्टिग्लेनो तथा पक्सिनिया किन फंगस हैं। ठीक है। ये कुछ इसके उदाहरण हैं बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ उदाहरण हैं, जिसके अंतर्गत ये एगेरिकस फुटू जो खाने वाला होता है, कई तो हानिकारक होता है जिससे मृत्यु भी हो जाती है, तो खाने वाले हैं ये एगेरिकस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्यूटीरोमाइसीटीज। ये भी कवक के एक प्रजाति है। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है, अपूर्ण कवक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यूटीरोमाइसीटीज कवक। ठीक है। क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। ड्यूटीरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। ठीक है। जो कवक के अलैंगिक बीजाणु हैं, जिसे कोनिडिया कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। कवक के जो अलैंगिक बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। कवक जाल पट्टी तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। ठीक है। मृतजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। तो कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं आल्टरनेरिया, कोलेटोटाइकम तथा ट्राइकोडर्मा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा क्या है? ड्यूटीरियोमाइसीटीज कवक। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है ट्राइकोडर्मा, और ये उसका चित्र है ड्यूटीरियोमाइसीटीज का। ठीक है। ड्यूटीरियोमाइसीटीज के उदाहरण, ये उदाहरण ही में रहता है, तो आल्टरनेरिया है, कोलेटोटाइकम है और ट्राइकोडर्मा है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ये भी कवक के टाइप है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी रूप है। ठीक है ना। तो ये शैवाल है और कवक, शैवाल और कवक के सहजीवी रूप है। शैवाल घटक को फाइकोबियाट, ठीक है, शैवाल के घटक होते हैं उनको फाइकोबियाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तथा कवक के घटक को माइकोबियाट कहते हैं। आप
याद रखेंगे परीक्षक पॉइंट ऑफ व्यू, शैवाल के घटक को फाइकोबियाट बोला जाता है। शैवाल तो पिछले वीडियो में आप ही जान चुके हैं, शैवाल किसे जो समुद्र में पाया जाता है, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, क्लोरोफिला, ठीक है, उसके जो घटक होते हैं उसको बोलते हैं फाइकोबियाट, और जो कवक उसको बोलते हैं माइकोबियाट। कवक के घटक को माइकोबियाट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, ठीक है, शैवाल है जो कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, और जो कवक है शैवाल के लिए आश्रय, खनिज तथा जल का प्रबंध करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं, याद रखेंगे, और जो कवक है वो उनके लिए आश्रय, खनिज तथा जल का प्रबंध करते हैं। ये दोनों चीज़ आप ध्यान देंगे। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्र के मतलब अच्छे संकेत है, मतलब जिस क्षेत्र में यदि लाइकेन है तो आप ये जान सकते हैं कि ये प्रदूषित क्षेत्र नहीं है। लाइकेन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अभी अभी हुआ है, क्या आपको पता है भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? ठीक है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कुमाऊं मनुष्यारी वन विभाग द्वारा, कुमाऊं जिले में मनुष्यारी वन विभाग द्वारा विकसित किया गया, और लगभग 80 टाइप के लाइकेन के प्रजाति वहाँ स्थापित किए गए हैं, उगाए गए हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के कुमाऊं मनुष्यारी में विकसित किया गया है, वहाँ के वन विभाग द्वारा। कवक के आर्थिक महत्व, अब इसके महत्व भी बहुत रहते हैं। वर्ज्य कार्बनिक पदार्थों का नाश करना कवकों का मुख्य लक्षण है। कवकों का मुख्य लक्षण क्या है? वर्ज्य कार्बनिक पदार्थों को नाश करना, आप याद रखेंगे। ये जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों को विघटित कर देते हैं, ठीक है। जो कवक हैं इन्हीं के कारण जो जंतु पशु मृत्यु हो जा रहते हैं, उनको उनके अवशेषों को अपघटित कर देते हैं, ठीक है। एगरिक छत्रक, याद रखेंगे, एगरिक छत्रक, गुच्छी आदि कवकों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। वही ऊपर मैंने बताया था जो फुटू बोलते हैं, मशरूम, गुच्छी आदि कवकों को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एस्पार्जिलस, पेनिसिलियम जैसे कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में। अब पनीर उद्योग में कौन से कवक का उपयोग किया जाता है? तो ये रहा पनीर, पानी आया, ठीक है। तो पनीर उद्योग में कौन से कवक का उपयोग किया जाता है? तो एस्पार्जिलस, याद रखेंगे, पेनिसिलियम नामक कवक का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। यीस्ट, आगे बताया था मैंने ऊपर, यीस्ट का उपयोग तो आप जानते हैं बेकरी उद्योग में, ठीक है, अल्कोहल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यीस्ट क्या है? एक कवक है, ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरविसी, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में, ये रहा डबल रोटी। और बेकरी उद्योग में कौन से कवक का उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरविसी, याद रखेंगे, नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न में ऐसे ही पूछा जाता है। और अभी का कंपटीशन कितना टफ है आपको तो मालूम ही है, इसलिए जितना हो सके डीप में पढ़ो और जितना जानकारी हो सके माइंड में लो, ठीक है। तो बेकरी उद्योग में सैक्रोमाइसिस सेरविसी नामक कवक का उपयोग किया जाता है, और पनीर उद्योग में एस्पार्जिलस पेनिसिलियम नामक कवक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कवकों से कई प्रकार के अम्लों का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। एस्पार्जिलस, म्यूकर तथा साइट्रोमाइबीज द्वारा साइट्रिक अम्ल, याद रखेंगे। साइट्रिक अम्ल का निर्माण किस कवक से किया जाता है? तो आप बोलेंगे स्पार्जिलस, म्यूकर तथा साइट्रोमाइबीज द्वारा साइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एस्पार्जिलस गेलोमाइसिस तथा पेनिसिलियम ग्लाउकम, एस्पार्जिलस गेलोमाइसिस पेनिसिलियम ग्लाउकम द्वारा गैलिक अम्ल,
ठीक है। गैलिक अम्ल कौन से कवक के इस्तेमाल से बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे एस्पार्जिलस गैलोमाइसीज पेनिसिलियम ग्लाउकम नामक कवक से गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एस्पार्जिलस नाइजर तथा ग्लूकोन अम्ल, मतलब एस्पार्जिलस नाइजर द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल तथा राइजोपस निग्रिकेंस द्वारा प्यूमेरिक अम्ल बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, माफ़ कीजिए। एस्पार्जिलस नाइजर याद रखेंगे, नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एस्पार्जिलस नाइजर द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है तथा राइजोपस निग्रिकेंस द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। कवकों से कई प्रकार के एंजाइम, ठीक है, कवकों से कई प्रकार के एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एस्पार्जिलस ओराइजी से एमाइलेज, यीस्ट से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पेक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, कवकों से कई प्रकार के एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एमाइलेज, एस्पार्जिलस ओराइजी से एमाइलेज नामक एंजाइम और यीस्ट से इन्वर्टेज नामक एंजाइम तथा पेनिसिलियम से पेक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे, पूरे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो नोट बनाइए। कवकों से कई प्रकार का विटामिनों का संश्लेषण भी किया जाता है, याद रखेंगे, कवकों से बहुत फायदा है, इसे कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसिकस नामक कवक से विटामिन B12, याद रखेंगे विटामिन B12 स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसिकस नामक कवक से विटामिन B12 तथा यीस्ट से विटामिन D अर्गेस्टोराल, याद रखेंगे, यीस्ट से, यीस्ट के बहुत उपयोग हैं, हालांकि इससे एक संक्रमण भी होता है जिससे चेहरे में दाने दाने जैसे धब्बा हो जाता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत है। बेकरी उद्योग में, अल्कोहल उद्योग में ये विटामिन D अर्गेस्टोराल तथा अस्वियागोसिपी द्वारा विटामिन B12 राइबोफ्लोविन का संश्लेषण किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये वाला, तो आप बारीकी से ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का भी निर्माण किया जाता है, जैसे कि 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था, ये तो आप जानते हैं। क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधि कवकों से ही प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। एंजाइम भी बनाया जाता है, विटामिन का संश्लेषण भी किया जाता है, तो ये शब्द आप कोशिश कीजिए कि इसका नोट बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कवक कीड़े मकोड़े द्वारा रोग फैलाने में नियंत्रण के काम आते हैं, इससे बहुत फायदे हैं। यीस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसका पता सर्वप्रथम एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। इसका उपयोग मुख्यतः एल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम यीस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था, ठीक है। ये जैसे कि ऊपर बता दिया हूँ कि यीस्ट का उपयोग अल्कोहल, बियर बेकरी उद्योग आदि में किया जाता है। और लुई पास्चर ने सर्वप्रथम यीस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लुई पास्चर किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था यीस्ट का। अब जान लेते हैं, फायदा है तो हानि भी होगा, तो इसके हानिकारक क्रियाएं। राइजोपस, पेनिसिलियम आदि से कई जातियां भोजन को नष्ट कर देती है, ठीक है। राइजोपस, पेनिसिलियम नामक कवक आदि कई जातियां भोजन को नष्ट कर देती है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई प्रकार की वस्तुओं जैसे कपड़ा, चमड़ा,
कागज, लकड़ी आदि को कवक नष्ट कर देते हैं। तो जहाँ फायदा भी होगा वहाँ हानि भी होगा। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, जैसे ऊपर बताया था, जिनको खाने से मृत्यु हो सकती है। तो जिनकी जानकारी है उन्हीं को खाए। और जैसे हानिकारक कवक है तो वो है अमेनिटा, कोनोसाइप, कार्टिनेरिया, गैलेरिना आदि। ठीक है, ये वो कवक है जिनको खाने से मृत्यु हो सकती है। ये है अमेनिटा, कोनोसाइप, कार्टिनेरिया, गैलेरिना आदि। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पौधों में होने वाले कई प्रकार के रोग के लिए कवक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, जैसे सरसों का सफ़ेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, किसके कारण होता है सरसों का सफ़ेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, तो ये कवक के कारण होता है। आलू का उत्तरभावी अंगमावी रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, ठीक है, आलू का अंगमारी रोग, चने का विल्ट रोग, सेब के फल का सड़ना, ये आदि कवक के कारण होता है। ये आप याद रखेंगे। कवक से जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं। मानव में होने वाले एस्पार्जिलेसिस, फेफड़े का रोग, भी कवक से होता है, याद रखेंगे। दाद, मेनिंजाइटिस, ओनिकोमाइकोसिस, नाखूनों का भूरापन होना, उसे बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। ठीक है, हिप्टोप्लाज्मेसिस आदि कवक द्वारा जनित रोग हैं। तो डायरेक्ट बीमारी भी दे के पूछ लिया जाता है, ये किससे होता है करके, तो ये सबको आप बारीकी से ध्यान देंगे। हिप्टोप्लाज्मोसिस आदि रोग कवकों द्वारा होता है। ठीक है, इसी प्रकार पशुओं में भी कैंडिडियामिसिस, एस्पार्जिलोसिस, म्यूकोरोमोसिस आदि रोग कवक द्वारा उत्पन्न होते थे। तो इससे बहुत सारे रोग भी होते हैं और इससे फायदे भी होते हैं जो ऊपर पढ़े हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। जल्द ही हम इसका पार्ट 3 लाएंगे। धन्यवाद।